नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश कुमार आपका राजेश ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इक्वेशंस से आप बिल्कुल वाकिफ हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू भी है तो वो एक इक्वेशन होगा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है जैसे x होगा, तो ये जो वेरिएबल है x, इसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अगर इसका मैक्सिमम पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन इसके एक दो शर्त भी है। जैसे एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये इक्वल टू जो है ये साबित करता है कि ये एक इक्वेशन है। वेरिएबल यहाँ पर x है। x दो जगह पर है, एक में पावर उसका 1 है, दूसरे में पावर 2 है। तो मैक्सिमम पावर इसका 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका शर्त क्या है? तो इसका शर्त है, इसको कभी नहीं भूलना, वो ये जो कोफिशिएंट ऑफ x² है, यानी कि a, जिसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि a है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका कंडीशन है कि ये a 0 नहीं होना चाहिए। बाकी जो कांस्टेंट है, जैसे कि b है, x का कोफिशिएंट ऑफ x, ये 0 हो सकता है। b यहाँ पर इसको आप 0 देख सकते हैं। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। अब ये पूछोगे कि आखिर क्यों नहीं होगा? अगर x² के साथ जो कोफिशिएंट है, अगर हम उसको 0 करते हैं तो x² वाला टर्म तो साफ हो जाएगा। यानी कि अगर हम a की जगह पे 0 रख देते हैं तो 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये वाला टर्म में 0 है, इसलिए ये टोटल टर्म ही 0 हो गया। तो जब 0 हो गया तो छोड़ देते हैं, तो बच गया bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको आप यानी bx प्लस c इक्वल टू 0 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कंडीशन है, उसका जो वेरिएबल है, उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसका पावर 1 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हरगिज नहीं होगा। दूसरा है कि जो वेरिएबल है वो उसका पावर नेगेटिव नहीं हो, वो स्क्वायर रूट में नहीं रहे। अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पूछे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसका पावर आपको मैक्सिमम पावर, अगर आपको 2 के अलावा कुछ आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो भी हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम नहीं देंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने देखा कि इसका जनरल फॉर्मूला ax², इसका जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर कि a, b और c ये रियल नंबर्स होंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक और बात जानना जरूरी है
क्योंकि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इस बात को नहीं जानेंगे तो फिर 50% क्वेश्चन तो आपसे बनेगा ही नहीं। तो वो क्या है, चलते हैं अब उसको देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जैसे ही क्वेश्चन आपके पास आता है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकता है कि आप x का वैल्यू बताइए। अगर वेरिएबल x है, दिया रह सकता है सॉल्व फॉर x और सॉल्व फॉर y। इसका क्या मतलब है, अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि इसका जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिख दें और ये कह दिया जाए कि सॉल्व फॉर x, इसका मतलब है कि आपको x का वो दो वैल्यूज फाइंड करना है। इसमें दो वैल्यूज आप इसका फाइंड करेंगे। ये दो वैल्यूज अगर आप फाइंड कर देते हैं तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। ये दोनों वैल्यूज इसके रूट्स कहलाते हैं, ये याद रखोगे, ये रूट्स कहलाते हैं। पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो आप उसका x का वैल्यू फाइंड करते थे, यानी कि वेरिएबल का जो वैल्यू फाइंड करते थे, वहां पर वो रूट्स नहीं बल्कि जीरोज कहलाता था। जीरोज हो या रूट एक ही बात है। यहाँ पर ये रूट कहलाएगा, हम लोग वहां पर उसको जीरोज बोलते हैं या रूट भी बोल सकते हो। तो सॉल्व का मतलब है कि आपको उस वेरिएबल का वैल्यूज, टू वैल्यूज फाइंड करना है। ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो सकते हैं, अनइक्वल हो सकते हैं। तो दूसरा चीज आपको इसमें ये देखना है, रूट्स फाइंड करना है। लेकिन ये रूट्स फाइंड कैसे कर सकते हैं हम, तो इसके रूट्स को फाइंड करने का यानी कि सॉल्व करने का हमारे पास दो तरीका है। सबसे पहला तरीका है, आप उसको फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x की वैल्यू को यानी वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, एक फॉर्मूला है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। उस फॉर्मूला को आप यूज करेंगे तो डायरेक्ट आप इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। वो फॉर्मूला है, अगर वेरिएबल x है तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी और डिवाइडेड बाय 2a, जहां पर कि ये b और a ये रियल वैल्यूज है, रियल नंबर्स है, यानी कि a x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पर ये d क्या हुआ, ये एक सवाल आपके मन में आता होगा कि व्हाट इज d। तो d डिस्क्रिमिनांट कहलाता है, इसका नाम है डिस्क्रिमिनांट और ये वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। जहां पर कि आप अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे b क्या है, a क्या है और c क्या है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का अगर आपको यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करने का हो तो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हमको इसमें पढ़ना है नेचर ऑफ द रूट्स। ये जो वैल्यूज हम फाइंड करेंगे x का, ये रूट्स कहलाते हैं। इसका नेचर क्या होगा, नेचर मतलब इसका प्रकृति, यानी कि ये जीरो से कम हो सकता है क्या, ये जीरो की इक्वल हो सकता है क्या, या ये जीरो से बड़ा हो सकता है क्या। तो इसका थ्री नेचर जो जनरल है वो है लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो। हम लोग इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है,
वो होता है वर्ड प्रॉब्लम्स। 8 क्लास 7 क्लास में जितनी भी आपने वर्ड प्रॉब्लम्स बनाए होंगे, जैसे प्रॉफिट और लॉस का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, परसेंटेज का, मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस आपको वर्ड प्रॉब्लम में फेस करने होंगे। यानी कि जो स्टूडेंट 8 क्लास में वर्ड प्रॉब्लम टाइम एंड डिस्टेंस पर, टाइम एंड स्पीड पर, टाइम एंड वर्क पर नहीं बनाया है, उनको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तभी पड़ेगा जब आप इसको सही से नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़िए, प्रॉब्लम आएगा और चला जाएगा। प्रॉब्लम के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं। प्रॉब्लम आते ही हैं, उसको सॉल्व करना